नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कम्बेश। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिनांक नज़दीक आ चुका है। सीजी व्यापम द्वारा इसका परीक्षा का आयोजन किया जाना है और आपको बता देता हूं कि 6 नवंबर को इसका परीक्षा होने वाला है। जी हाँ, पहला जो चरण था जिसमें हमने शारीरिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं, दूसरे चरण में हम इसके प्री एग्जाम को देंगे। फिर मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम के बाद फिजिकल एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये लंबा प्रोसेस है जिसमें से एक को हमने कंप्लीट कर चुका है। लगभग 70,000 अभ्यर्थी 6 नवंबर को प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं। तो पिछला जो 2011-12 में आया है उसी के संदर्भ में आज आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। करीब 20 क्वेश्चन रहेगा और काफ़ी डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बना चुका हूँ मैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन का केवल केवल उत्तर ही मैंने दिया है। इसमें हम बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। और हमारे संस्थान द्वारा आपको सब इंस्पेक्टर, शिक्षक भर्ती, इसके साथ ही साथ व्यापम के अन्य परीक्षाओं का भी तैयारी कराया जाएगा और कराया जा भी रहा है। तो तैयार रहिएगा दोस्तों और पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ उप निरीक्षक परीक्षा, और उप निरीक्षक ही नहीं, साथ ही साथ सूबेदार का भी पोस्ट है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है दोस्तों। सूबेदार के अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट हैं। तो पोस्ट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, बस सीधा सीधी पिछले एग्जाम का जो क्वेश्चन था उस पर मैंने बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो बात हो रहा राजनीतिक दलों का। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाले कौन है? तो चुनाव आयोग है। ठीक है, तो राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाले चुनाव आयोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। 20 क्वेश्चन दोस्तों, चलिए आप लोग भी बनाइए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर का, अगर नहीं भी कर रहे हैं, व्यापम का कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करें तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि व्यापम द्वारा अभी बहुत सारे एग्जाम का भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो व्यापम अगर परीक्षा ले रहा है, बस नाम अलग अलग हो जाता है पोस्ट का, लेकिन काम तो वही होता है। ठीक है, उनका सिलेबस देख लीजिए, वही है। अभी सब इंस्पेक्टर का भी सिलेबस वही है जो व्यापम, पटवारी का, हौसला अधीक्षक का या रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये कोई सा भी परीक्षा आयोजन कराता है, सबका सिलेबस एक ही रहता है, बस अंकों का हेरफेर हो जाता है। तो चलिए आप सभी तैयार हो जाइए। ठीक है, अब मेरे साथ साथ ये मेरे से पहले आप क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए और इस क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग का कार्यप्रणाली। देखिए, निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, ठीक है, पर्यवेक्षण, निर्देशन और आयोजन करवाए। तो ये चीज व्यापम में पूछा गया था कि इसका कार्य है पर्यवेक्षण, निर्देशन और आयोजन। ये 3 निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, इसे आप याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखेंगे तीनों को। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव कराता है। ठीक है, देखिए निर्वाचन आयोग जो है ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग है ना, ध्यान रखेंगे। निर्वाचन आयोग को भी 2 भाग में हम बांट के पढ़ सकते हैं, एक तो केंद्रीय और एक होता है राज्य। तो राज्य निर्वाचन आयोग करता क्या है? तो राज्य का जो लोकल गवर्नमेंट है उसका चुनाव कराता है, जैसे पंचायती राज हो गया, नगरीय निकाय हो गया। लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, संसद, विधानसभा, ठीक है, इसका चुनाव कराता है। निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है राजनीतिक दलों का। ठीक है, यहाँ पे राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। ठीक है, किस राजनीतिक दलों को मान्यता देना है, मान्यता नहीं देना है, ये सारा का सारा काम जो है निर्वाचन आयोग का है। ठीक है, अब ये राजनीतिक दल राज्य स्तर का भी हो सकता है और राष्ट्रीय स्तर का भी हो सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। आप भी देखिए आपसे कितना उत्तर बन पा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल रिक्त हो तो उनके कर्तव्यों का निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? देखिए, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है या राष्ट्रपति का पद जो आकस्मिक रूप से रिक्त है, किसी भी कारण से रिक्त है, तो इनके जगह पे उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन जब दोनों का कार्यकाल या दोनों का कार्यालय रिक्त हो, मतलब दोनों के स्थान रिक्त है, तब इनके जगह पे जो होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप से जिम्मेदारी निभाते हैं, ध्यान रखेंगे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है दोस्तों, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो
राष्ट्रपति की जिम्मेदारी को निभाते हैं, उनके कर्तव्य को निभाते हैं। ठीक है, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो देखिए, यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अब भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। तो इनमें से कोई भी राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कर सकते हैं। ठीक है, यदि राष्ट्रपति नहीं है तो। चलिए अब अगला देखते हैं इसके बारे से। कतिपय आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन अनुच्छेद 65 में दिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पदों में मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने के कारण अन्यथा रिक्ति होने की दशा में क्या होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में भारत के उच्चतम न्यायालय के उपलक्ष्य ज्येष्ठतम न्यायाधीश, जब तक राष्ट्रपति के पद रिक्ति हो। सीधा सीधा इतना समझिएगा, उच्चतम न्यायालय के जो उपलक्ष्य, ठीक है, या उपलब्ध है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश, जो सबसे वरिष्ठ क्रम के होंगे उन्हीं को ही राष्ट्रपति बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है। यदि मैं एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, समझिएगा। सन 1969 में, ठीक है, 1969 में इस समय जाकिर हुसैन, ठीक, जाकिर हुसैन जो है ये राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो वीवी गिरी जो है, बनना चाहिए था वीवी गिरी को, जो उस समय क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, समझिएगा, उपराष्ट्रपति थे कौन? वीवी गिरी। अब वीवी गिरी जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद को त्याग दिए। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद को त्याग दिए और राष्ट्रपति बने भी। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जब ये उपराष्ट्रपति पद को त्याग देते हैं तब अब इनका राष्ट्रपति के तौर पे कार्यवाहक राष्ट्रपति ये बन नहीं सकते थे। तो क्या होता है, इस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ध्यान रखेंगे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि उस समय चीफ जस्टिस थे, भारत के चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तंबाकू धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें शामिल है क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उपरोक्त सभी। अब उपरोक्त सभी है बोल के टिक मत मार लीजिएगा। आजकल व्यापम इस तरह का चीजों को घुमाता भी है, हालांकि ये एग्जाम व्यापम द्वारा नहीं कंडक्ट कराया गया था, लेकिन फिर से ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा निकोटीन। ठीक है, तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। चलिए, कच्चे तेल से गैसोलीन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गैसोलीन निम्न प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। वाष्पीकरण, भिन्नात्मक आसवन, आसवन, शोयन। तो इसका जो सही हो जाएगा भिन्नात्मक आसवन। ठीक है, इसी को प्रभाजी आसवन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रभाजी आसवन। तो ये भी ध्यान में रख लेंगे। ओके, देखिए इसके बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। भिन्नात्मक आसवन या प्रभाजी आसवन एक औद्योगिक प्रक्रिया, देख लेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। यह आसवन का एक विशिष्ट विधि है। ठीक है, उदाहरण के लिए पेट्रोलियम से पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, केरोसिन निकालते हैं और साथ ही साथ और भी कई चीजें जैसे क्वेश्चन दिया गया था वो सब निकालते हैं। होता क्या है प्रभाजी आसवन या भिन्नात्मक आसवन में, ये जो द्रव है इसको क्या किया, वाष्पीकरण किया जाता है और वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसको प्राप्त किया जाता है। ठीक, इतना ध्यान में रख लेंगे। चलिए, बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैस, तो ध्यान रखेंगे बिजली बल्ब के अंदर सामान्य रूप से निष्क्रिय गैस को रखा जाता है। ठीक है, कौन सा गैस को? तो निष्क्रिय गैस को रखा जाता है। अब निष्क्रिय गैस यहाँ पे जो है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन को जो है ना बिजली बल्ब के अंदर रखा जाता है। ठीक, अब देखिए इसके बारे से, बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन, देखिए ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है और इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो ये जो होता है टंगस्टन का होता है, ये जो फिलामेंट है किसका होता है? टंगस्टन धातु है, टंगस्टन का होता है। ठीक है, और टंगस्टन फिलामेंट में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब जो है रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसों जैसे नाइट्रोजन, आर्गन से भरे होते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, ये सारा चीज जो है बिजली बल्ब में उपयोग के लिए रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? तो देखिए संघीय क्षेत्रों में बात करते हैं तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति जो है यहाँ के प्रशासक होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति। तो प्रशासक कौन होते हैं? राष्ट्रपति, और उपराज्यपाल के माध्यम से शासन को संभाला जाता है। लेकिन आपको बता देता हूं, दिल्ली
और पुडुचेरी, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी यानी कि पौंडीचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे हम मुख्यमंत्री को देखते हैं। यहाँ का शासन मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जाता है। बाकी जो 6 केंद्र जो संघीय क्षेत्र है वहां पे राष्ट्रपति द्वारा ही शासन चलाया जाता है, ठीक है। देखिए, अब भारत का राष्ट्रपति उस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है जिसकी अपनी निर्वाचन या निर्वाचित विधानसभा नहीं होती है। तो निर्वाचित विधानसभा नहीं है तो राष्ट्रपति ही वहां के प्रशासक होते हैं, ठीक है, प्रशासक द्वारा चलाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक है। ये अनुच्छेद को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अनुच्छेद। तो 239 को आप याद रख लीजिए। देखिए कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी में जो है राष्ट्रपति शासन यानी कि राष्ट्रपति द्वारा शासन नहीं चलाया जाता, ठीक है। राष्ट्रपति यहाँ के प्रशासक नहीं होते हैं। यहाँ जो है मुख्यमंत्री के द्वारा शासन चलाया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शतक किस शहर में पूरा किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ढाका, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां, है ना, 100 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शतक किस शहर में पूरा किया, तो वह है ढाका में। ओके, चलिए। महात्मा गांधी का जन्मस्थल है, तो महात्मा गांधी का जन्मस्थल क्या है, तो पोरबंदर जो है महात्मा गांधी जी का जन्म स्थल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इनके बारे में डिटेल्स आप पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि महात्मा गांधी से सवाल पूछा जाता है। देखिए मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम है, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, जन्म देखिए 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है। जन्म स्थल गुजरात के पोरबंदर में, भारतीय हैं, ठीक है, बैरिस्टर भी थे और स्वतंत्रता आंदोलनकारी भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। पत्नी की बात करें तो कस्तूरबा बाई है, ठीक है, या कस्तूरबा गांधी जी है, पूरा नाम देख लीजिए कस्तूरबा बाई माखन जी कपाड़िया, ठीक है। 4 पुत्र हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। मृत्यु की बात करते हैं तो 30 जनवरी 1948 में। वैसे तो बहुत सारे डिटेल्स है दोस्तों, लेकिन फिलहाल बेसिक डिटेल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको। ओके, चलिए देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की पुकार ब्रिटिश को कब दी गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में, यानी कि इसकी बात करते हैं यदि तो 8 अगस्त 1942। तो 8 अगस्त 1942 को क्या होता है, बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। और यहीं पे गांधी जी जो है करो या मरो, ठीक, करो या मरो का नारा देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए गांधी जी है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए शुरू किया गया था यह आंदोलन। गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। इस आंदोलन में 940 लोग मारे गए थे और 60,229 लोगों की गिरफ्तारी दी गई थी। क्या होता है ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या होता है, अंग्रेज जो है जितने भी नामी यानी कि जो प्रमुख नेता लोग थे आंदोलनकारी थे उन सबको क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर ये आंदोलन जो है अंदर अंदर चलते गया। अब बहुत विस्तृत रूप से आंदोलन जो चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। देखिए मदन मोहन मालवीय जी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ही बनारस यानी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इसकी स्थापना को देख लीजिए, इसकी स्थापना 4 फरवरी 1916 को हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी 1916 को हुआ है मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, ठीक। चलिए आगे देखें। देखिए इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये इनका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है मौलाना आजाद। तो मौलाना आजाद जो है इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखे हैं। ओके, ये देख लीजिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनका पूरा नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी जो है कब प्रकाशित हुआ, तो 1959 में प्रकाशित हुआ है पुस्तक। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो देखिए भारत का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। तो 1 अप्रैल, ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये होता है वित्तीय वर्ष। कुल एक वर्ष का है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
ठीक दोस्तों। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये तो बने रहिएगा। इसका कुल 5 पार्ट आएगा, ये पहला पार्ट है क्योंकि 100 क्वेश्चन है। अब मैं ये चाह रहा हूँ दोस्तों 20-20 क्वेश्चन करके आपको डिटेल्स दूँ, ठीक है, और काफी डिटेल्स में भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अगर मैं चाहता तो सीधा पीडीएफ ले लेता और पीडीएफ में ही सिर्फ और सिर्फ उत्तर को बता देता, लेकिन उत्तर जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे से जानकारी भी जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है इससे संबंधित किसी भी प्रकार का एग्जाम खुद में पूछा जाए और क्वेश्चन उतना ही है, ठीक है, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा के ही पूछा जाता है। तो 25% क्वेश्चन कुछ नया देखने को मिलता है, 75% जो क्वेश्चन होता है पुराना ही होता है, पुरानी प्रकृति की होती है। इसलिए मैं क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अगर देखिए मैं एक चीज पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित 4 क्वेश्चन और बन जा रहा है, जैसे अभी करो या मरो का नारा, ठीक है, तो उतने ही तक सीमित नहीं है क्वेश्चन तक, मैं आपको काफी डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो आप तैयार रहिएगा, प्लीज वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए, तो 1 अप्रैल से ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा। अब देखिए 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1 किलो बाइट जो है 1024 बाइट के बराबर होता है। ये देखिए सबसे पहले बीट, यदि हम बीट की बात करते हैं तो बीट क्या होता है, 0 या 1 बीट होता है, और 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है, और 1024 बाइट बराबर किलो बाइट, फिर 1024 किलो बाइट बराबर मेगा बाइट, और 1024 मेगा बाइट बराबर गीगा बाइट, और 1024 गीगा बाइट बराबर टेरा बाइट। फिर पेंटाबाइट होता है, पेंटाबाइट, ठीक, इसके बाद पेंटाबाइट होता है, फिर हेक्साबाइट, ठीक है। एक चीज और है यहाँ पे ध्यान रख लेंगे, निबल, तो निबल भी होता है, यानी कि एक निबल बराबर होता है 4 बिट, ठीक है, 4 बिट बराबर एक निबल होता है, इसको भी आप याद रख लेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो देखिए ध्वनि का सबसे तेज चलने के पीछे जो कारण है कि माध्यम का घनत्व, ध्यान रखेंगे, माध्यम का घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है। तो घनत्व जितना ज्यादा होगा गति उतनी ज्यादा होगी, घनत्व जितना कम होगा गति उतनी ही कम होगी। तो देखिए शून्य में, शून्य मतलब निर्वात ना, शून्य का मतलब होता है निर्वात, ठीक है। यदि हम वायुमंडल के ऊपर जाते हैं तो निर्वात, इसका मतलब कुछ भी नहीं है वहां, वायु भी नहीं। स्टील, पानी, हवा। अब बताइए सबसे ज्यादा घनत्व तो हमें किसमें देखने को मिलेगा, स्टील में, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टील में मॉलिक्यूल जो होते हैं काफी काफी करीब करीब होते हैं। ओके दोस्तों, तो स्टील में होता है ध्वनि सबसे तेज चलती है। ठीक, चलिए देखिए और देख लेते हैं। ध्वनि की गति उस माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है जिसके माध्यम से वह यात्रा करता है। उस माध्यम में कणों को बारीकी से पैक किया गया है, इसलिए घनत्व अधिक होगा। तरल में अणु ठोस की तुलना में दूर दूर होता है, इसलिए तरल में पदार्थ की घनत्व कम होती है और गैस में और दूर दूर। तो देखिए यदि हम स्पीड की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ठोस, तो ठोस में गति ज्यादा होगा, फिर द्रव्य में गति होगा, ठीक है, द्रव में फिर गति होगा, और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो है गैस। तो ये है क्रम। ठीक, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ध्यान रख लेंगे, एग्जाम में पूछेगा किस प्रकार का तरंग है तो बता देंगे यांत्रिक तरंग है, ठीक है, जिसे गति करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम, और उसके बाद तरल में है, और उसके बाद गैस में है। ध्यान रखेंगे, देख लीजिए। ध्वनि, हवा में ध्वनि की गति क्या है, 330 मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन वही इस्पात में बात करें तो 5920 मीटर प्रति सेकेंड है। तो देखिए ठोस में कितना ज्यादा है, और वहीं बात करें वायु में तो कितना कम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हाइड्रोजन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बनता है, और ये हाइड्रोजन से क्या बनता है, हीलियम बनता है, और इस तरह से हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। ठीक है, जहां दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं संलयन द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एनसीटीसी का अर्थ है, तो एन का मतलब नेशनल काउंटर टेररिज्म केंद्र, सेंटर। ओके, तो क्या हो जाएगा इसमें, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर इसके बारे से और भी कुछ पढ़ लेते हैं, देखिए समझिएगा क्या होता है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बोलते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। ठीक है, बात करता हूं मैं इस समय, यानी कि लगभग लगभग 2012 की बात है। इस समय जो गृह मंत्री थे, तत्कालीन गृह मंत्री जो थे पी चिदम्बरम थे। अब पी चिदम्बरम जो है इनका गठन किया है, ठीक है, एनसीटीसी का गठन जो है पी चिदम्बरम द्वारा किया गया। हालांकि ये अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उस समय इनका पहल किया गया था, और इसका
अभी तक अस्तित्व में आ जाना था, लेकिन अभी तक अस्तित्व में नहीं आया। और इनका काम क्या था, जितने भी रॉ है, ठीक है, रॉ हो गया, आईबी हो गया, सीबीआई हो गया, साथ ही साथ और केंद्रीय एजेंसी है, राज्य की एजेंसी है, उन सबको क्या करना है, नेतृत्व प्रदान करना था। और जितनी भी एजेंसी है वो सारा का सारा एजेंसी जो है एनसीटीसी को रिपोर्ट करते। लेकिन अभी तक ये अस्तित्व में नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्वेश्चन 2012 का है, इसलिए उस समय ये हाईलाइट में था और करंट अफेयर के तहत ये क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, चलिए, ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया? तो ओसामा बिन लादेन जो है अबोटाबाद में, ये इस्लामाबाद के, यानी कि बोला जाए तो पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ है? पाकिस्तान में है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लादेन के अंत की कहानी, 2 मई 2011 को अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। ठीक है, ओसामा बिन लादेन जो है बहुत ही खतरनाक आतंकी संगठन से जुड़े थे, और अलकायदा के क्या है ये, ठीक है, अलकायदा के क्या थे ये, उस समय के नेतृत्वकर्ता ही थे। और अमेरिकी जो घटना हुआ था 9/11, उसका इन्होंने अंजाम दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, और ये भी कहा जाता है दोस्तों कि इस समय जो अमेरिकी जो फौज थे, इनके सिर पे और चेहरे पे खूब गोलियां बरसाई थी। और यदि हम बात करते हैं अबोटाबाद का, तो अबोटाबाद जो है ये इस्लामाबाद से, ठीक है, इस्लामाबाद से करीब करीब 100 या 120 किलोमीटर के दूरी पर है। तो ध्यान रखेंगे, इस समय क्या थे, ये अपने घर में थे, और इस समय अमेरिकी जो सेना थे करीब करीब 7-8 हेलीकॉप्टर में आए, और आने के बाद अपने मिशन को अंजाम दिए। तो ध्यान रख लेंगे अबोटाबाद में। अगला बढ़ते हैं, सीबीआई क्या है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ध्यान रखेंगे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। यदि इसकी बात करते हैं तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई एक केंद्रीय जांच एजेंसी है। ध्यान रखेंगे, इनके ऊपर काफी इंजाम भी लगाया जाता है। राज्य द्वारा इंजाम यह लगाया जा रहा है कि ये जो है केंद्र का तोता है। क्या है? केंद्र का तोता। और आपको पता होगा सीबीआई के माध्यम से बहुत सारा छापा मराया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। जैसे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में खूब सारा छापा पड़ा गया, ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी, और ऐसे हर जगह। तो केंद्र सरकार जो है अपनी, बोला यह जाता है कि राजनीतिक बदला लेने के लिए भी केंद्र सरकार जो सीबीआई के इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी है बात की बात है, लेकिन फिर भी से इसका गठन जो है 1941 में हुआ था, स्पेशल पुलिस फोर्स के रूप में किया गया था। इस समय भारत स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय रिश्वत और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करती थी। इसका मुख्यालय उस समय लाहौर में था। वर्तमान में इसका मुख्यालय की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली में है। ठीक है, तो ये है डिटेल्स, ध्यान रख लेंगे सीबीआई के बारे से, यदि एग्जाम में पूछा जाए नहीं पूछा जाए, लेकिन नॉलेज तो होना ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख कौन है? तो देखिए, इस समय यदि हम बात करते हैं तो मार्कंडेय काटजू जी थे। ओके, लेकिन वर्तमान में बात करते हैं तो ध्यान रख लीजिए, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। ओके, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी जो है भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष पद के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, चुना गया, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन, भारत की गुप्तचर एजेंसी कौन सी है? तो कौन है? तो गुप्तचर एजेंसी की जब हम बात करते हैं तो आईबी और रॉ, RAW। ठीक है, तो आईबी और रॉ जो है भारत की गुप्तचर एजेंसी है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसे। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो। आपका हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और आप ये भी बताइए कि आपका जो क्वेश्चन है 20 में कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, कुछ करंट अफेयर से भी संबंधित क्वेश्चन था, तो वर्तमान में जो है उसके बारे से मैंने आपको बताया। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों, इसके दूसरा पार्ट को लेकर बहुत ही जल्द आ जाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। मस्त रहिए, मस्त पढ़िए। धन्यवाद।